हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल डिफेंस पॉइंट। और दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं कोस्ट गार्ड नाविक एग्जाम की तैयारी के लिए मिक्स क्वेश्चंस का एक स्पेशल मॉक टेस्ट, जो कि आपके सिलेक्टेड और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस की सीरीज के ऊपर बेस होने वाला है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, और साथ ही अगर आप लोग हमारे चैनल के ऊपर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आप लोगों को हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। तो देखिए, पहला क्वेश्चन जो कि आपको दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी इकाई जो है वो खगोलविदों के द्वारा बड़े स्टेलर और एक्स्ट्रा गैलेक्टिक दूरी को मापने के लिए उपयोग में ली जाती है। ऑप्शंस दिए गए हैं फेदम, एम्पियर, नोट या फिर प्रकाश वर्ष। तो दोस्तों, यहाँ पर इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रकाश वर्ष यानी कि लाइट ईयर। देखिए, लाइट ईयर क्या होता है, तो ये जो है लंबाई या फिर दूरी को मापने की एक इकाई है, और इसके द्वारा जो खगोलीय दूरियां होती है उनका मापन किया जाता है। और डेफिनेशन को लेकर अगर हम बात करें कि प्रकाश वर्ष किसको बोलते हैं, तो दोस्तों प्रकाश के द्वारा निर्वात की स्थिति में एक वर्ष में तय की गई दूरी को जो है प्रकाश वर्ष कहा जाता है। ठीक है, और इसके द्वारा जो है विशेष तौर पर आपके दो खगोलीय संरचनाओं, इसके अलावा जो है दो आकाश गंगाओं या फिर जो है दो तारों के बीच की दूरी को मापा जाता है। और जो प्रकाश वर्ष की वैल्यू होती है वो एक प्रकाश वर्ष की वैल्यू 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर के इक्वल होती है। तो वैल्यू को भी आप लोग यहाँ पर ध्यान में रख सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि व्हेन डज द सन शाइन वर्टिकली ऑन द इक्वेटर, यानी कि सूर्य जो है ये भूमध्य रेखा पर ऊर्ध्वाधर कब चमकता है। ठीक है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, आपके एसएससी और रेलवे एग्जाम में भी पूछा गया है। ऑप्शंस दिए गए हैं कि पूरे साल भर, या फिर साल में 6 महीने, या ऑप्शन सी कि वर्ष में केवल 2 बार, या ऑप्शन डी कि वर्ष में केवल 1 बार। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कि वर्ष में केवल 2 बार। सूर्य जो है ना ये भूमध्य रेखा पर ऊर्ध्वाधर वर्ष में केवल 2 बार चमकता है, जिसमें कि 21 जून को जो है ये सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत होता है, और 22 दिसंबर को जो है ये मकर रेखा पर लंबवत होता है। तो दोनों कंडीशंस को जो है दोस्तों आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि द मीटर दैट मेजर द स्पीड ऑफ द व्हीकल इज कॉल्ड, यानी कि वो मीटर जो कि वाहन की चाल को मापता हो उसे क्या कहा जाता है। ऑप्शंस दिए गए हैं स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, क्रोनोमीटर या फिर बैरोमीटर। तो दोस्तों यहाँ पे जो है इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ओडोमीटर यानी कि पथमापी। देखिए, पथमापी जो है ना ये एक ऐसा वैज्ञानिक उपकरण है जो कि जो पहिए वाली गाड़ियां होती है ना उनके द्वारा चली गई दूरी को मापने के लिए यूज में लिया जाता है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों अगर बात करें आपके बाकी ऑप्शंस को लेकर, तो देखिए क्रोनोमीटर जो होता है ना, तो क्रोनोमीटर के द्वारा आपके जो शिप्स होती है यानी कि जो जलयान होते हैं उनको सही दिशा दिखाई जाती है, यानी कि दिशा निर्धारण के लिए इसको यूज में लिया जाता है। देखिए ऑप्शन डी जिसमें क्या आया है बैरोमीटर यानी कि वायु दाब मापी। तो आप सभी को पता है कि बैरोमीटर के द्वारा जो है वायुमंडलीय दाब का मापन किया जाता है। ठीक है, और वायु दाब मापी के अंदर जो है पारे का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि मरकरी को जो है इसके अंदर यूज में लिया जाता है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछा गया था कि वायुमंडलीय दाब का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है। तो आप लोग याद रखेंगे कि बार जो है वो वायुमंडलीय दाब का एसआई मात्रक होता है। ठीक है, चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर जो है आपको इंग्लिश के स्पॉटिंग द एरर का क्वेश्चन दिया हुआ है, और आपको जो है सेंटेंस के अंदर एरर फाइंड करना है कि कौन से पार्ट के अंदर जो है आपको यहाँ पे एरर शो हो रहा है। तो देखिए सेंटेंस क्या दिया हुआ है कि द वेन्यू फॉर द वेडिंग हैव नॉट येट बीन फाइनलाइज। ठीक है, तो इस सेंटेंस में दोस्तों अगर हम बात करें कि इसके कौन से पोर्शन में एरर है, तो दोस्तों इस सेंटेंस में ये जो हैव आया है ना, तो इस हैव की जगह पर जो है हैज को यूज में लिया जाएगा। ठीक है, यानी कि हैव की जगह पे हैज आएगा। ऐसा क्यों? तो दोस्तों इसका जो सेंटेंस का जो मेन सब्जेक्ट है ना, जो कि आपको दिया हुआ है द वेन्यू, ये जो है सिंगुलर है। ठीक है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में जो दोस्तों वर्ब आती है वो भी आपके सिंगुलर ही आती है। तो यहाँ पर दोस्तों हैव का यूज नहीं आएगा, यहाँ पर हैज को यूज में लिया जाएगा। तो इसके बी वाले पोर्शन में गलती है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, और यहाँ पर भी जो है आपको स्पॉटिंग द एरर का ही क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि इन द सेंटेंस आइडेंटिफाई द सेगमेंट विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। ठीक है, तो एरर आपको फाइंड करना है। तो सेंटेंस क्या है
कि ए 12-year-old archer was airlifted to Delhi when he met with an accident while practice for the खेलो इंडिया गेम्स इन गुवाहाटी। ठीक है, तो दोस्तों इस सेंटेंस को लेकर बात करें कि इसमें कहाँ पे एरर है, तो दोस्तों ये जो आपको दिया हुआ है ना कि वाइल प्रैक्टिस फॉर द खेलो इंडिया गेम्स, इसकी जगह पर जो है आपके आ जाएगा वाइल प्रैक्टिसिंग। ठीक है, क्योंकि देखिए दोस्तों कॉमन रूल्स के अकॉर्डिंग जो है हम जानते हैं कि वाइल के साथ में जो है सामान्य रूप से वर्ब की जो आईएनजी फॉर्म होती है ना उसको यूज में लिया जाता है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन डी में एरर है, वाइल के साथ में दोस्तों प्रैक्टिसिंग आएगा, यानी कि वर्ब की जो है आईएनजी फॉर्म को यूज में लिया जाता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको ध्यान में रखेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि किसी वस्तु का जो अधिकतम भार है वो इनमें से कौन सी स्थिति में होगा। ऑप्शंस हैं कि भूमध्य रेखा पर, पृथ्वी की सतह पर, पृथ्वी के केंद्र पर, या फिर पृथ्वी के ध्रुवों पर। तो दोस्तों यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। देखिए किसी भी पिंड का या फिर जो है किसी भी वस्तु का जो अधिकतम भार है ना वो पृथ्वी के ध्रुवों पर यानी कि उनके पोल्स के ऊपर होता है, क्योंकि देखिए दोस्तों जी की जो वैल्यू होती है ना यानी कि जी का मान वो आपके पोल्स पर यानी कि ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। और बाकी देखिए ऑप्शन बी में जो आपके आया है ना कि ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, तो देखिए पृथ्वी की सतह पर जो है ऊपर या फिर नीचे जाने पर जी की जो वैल्यू होती है वो घटती है। ठीक है, और इसके अलावा जो है जी का मान जो है वो विषुवत रेखा के ऊपर न्यूनतम होता है। तो इन कंडीशंस को भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, और यहाँ पर जो है आपको रीजनिंग के सीरीज का एक क्वेश्चन दिया हुआ है, और क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि निम्नलिखित श्रेणी में कौन सी संख्या जो है वो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। यानी कि ये जो सीरीज दे रखी है इसमें जो है क्वेश्चन मार्क की जगह पर ऑप्शंस में से कौन सा नंबर रिप्लेस होगा। तो दोस्तों अगर आप लोग इस सीरीज को ध्यान से देखें तो ये जो सीरीज है ना आपके 2 स्टेप में कंप्लीट हो रही है। तो इसमें देखिए कौन कौन सी स्टेप है, तो पहली स्टेप को चेक करें तो देखिए ये जो है 4 से 9 की ओर जा रही है, यानी कि यहाँ पे जो है प्लस का 5 हुआ है। फिर देखिए 9 से 19 की ओर, यानी कि जो है इस बार प्लस का 10 हुआ है। ठीक है, फिर देखिए ये 19 से 39 की ओर जा रही है, यानी कि यहाँ पे इस सीरीज में जो प्लस का 20 हुआ है। तो अगला नंबर कौन सा आएगा ये आपको चेक करना है। तो देखिए दोस्तों इसमें क्या हो रहा था, +5 +10 और +20, यानी कि नंबर्स जो है वो डबल हो रहे थे। तो इस बार जो है आपको यहाँ क्या कर देना, +20 की जगह पर +40। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप लोग जो है 39 के साथ में 40 को ऐड कर लोगे तो आपको जो है यहाँ पर आंसर मिल जाएगा जो कि आपका हो जाएगा 79। ठीक है, और दोस्तों 79 आपको ऑप्शन बी के अंदर दिया हुआ है, तो करेक्ट आंसर तो हो जाएगा ऑप्शन बी 79। और अगर दोस्तों हम बात करें कि इस सीरीज की दूसरी स्टेप कौन सी थी, तो ये आप देख सकते हो कि ये जो सीरीज है ना 13 से 17 की ओर जा रही है, यानी कि अभाज्य संख्याओं के रूप में जो है आगे बढ़ रही है। ठीक है, तो 17 के बाद अगली अभाज्य संख्या 19, 19 के बाद अगली अभाज्य संख्या 23, और 23 के बाद में जो है अगली अभाज्य संख्या 29 आ जाएगी। तो ये दोनों स्टेप थी इस सीरीज की। तो आई होप कि क्वेश्चन जो है आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, और यहाँ पर दोस्तों आपको जो है कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन दिया हुआ है, और इस टाइप का क्वेश्चन जो है डेफिनेटली आपको नाविक एग्जाम की जो है ऑलमोस्ट काफी सारी शिफ्ट के अंदर जो है देखने को मिलता है। तो क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में यदि प्रोजेक्ट वर्ड को जो है कुछ इस टाइप से लिखा जाता हो तो मॉडर्निटी को जो है किस टाइप से लिखा जाएगा, ये आपको बताना है। तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस प्रोजेक्ट को जो है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नोट कर लेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग जो है यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने जो है प्रोजेक्ट को क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नोट कर लिया है। और अगर आप लोग देखें कि इसमें क्या हो रहा है, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि जो अल्फाबेट में ऑपोजिट लेटर्स आते हैं उनको यहाँ पर लिखा गया है। तो जिस प्रकार से पी के ऑपोजिट जो है अल्फाबेट में के आता है तो उसको लिखा गया है, आई के ऑपोजिट आर आता है तो उसको यहाँ पे लिखा गया है, एल के ऑपोजिट जो है ओ आता है तो उसको जो है यहाँ पर लिखा गया है। तो ठीक इसी प्रकार से जो है हम यहाँ पर मॉडर्निटी में करेंगे। तो देखिए एम के ऑपोजिट जो है अल्फाबेट में एन आता है, और इसको जो है हम ट्रिक के माध्यम से मालवीय नगर से याद रखते हैं। देखिए ओ के ऑपोजिट एल आता है जिसको हम लव के थ्रू याद रखते हैं। ठीक है, और डी के ऑपोजिट क्या आता है, डब्ल्यू। तो देखिए दोस्तों अगर आप लोग ऑप्शंस के साथ में चलेंगे ना तो आप लोगों को आंसर जो है वो जल्दी देखने को मिल जाएगा। तो देखिए हमारा आंसर कहाँ से शुरू हो रहा है, तो हमारा आंसर शुरू हो रहा है एन, एल और डब्ल्यू से। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप लोग ऑप्शंस देखेंगे तो आपका जो है सिर्फ एक ही ऑप्शन है जो कि एन, एल, डब्ल्यू से शुरू हो रहा है, जो कि आपका यहाँ पर हो जाएगा कौन सा, जो कि हो जाएगा ऑप्शन आपका ए। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। इसके अलावा दोस्तों अगर हम लोग जो है इसको पूरा करें तो देखिए ई के ऑपोजिट वी आ जाएगा। ठीक है, आर के ऑपोजिट आई आता है, एम के ऑपोजिट एन आता है, उसी प्रकार आई के ऑपोजिट आर आएगा,
और टी के ऑपोजिट जी और वाई के ऑपोजिट आ जाएगा बी। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन ए के अंदर दे रखा है। तो उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अब देखिए प्रश्न संख्या 9। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जिसमें कि दी गई आकृति अंतर्निहित है और एक कंडीशन है कि इसको जो है आप लोग घुमा नहीं सकते। तो इस टाइप की क्वेश्चन जो है कभी कभार एग्जाम में देखने को मिलते हैं और इन क्वेश्चंस को जो है फिगर बेस्ड क्वेश्चन बोला जाता है। तो दोस्तों ये जो आपको यहाँ पर शेप दिख रही है, ये जो शेप है ना, ये आपको एज इट इज बतानी है कि इन चारों ऑप्शंस में से जो है कहाँ पर देखने को मिल रही है। तो अगर आप लोग इनको ध्यान से ऑब्जर्व करें तो ये जो है आपको ऑप्शन डी के अंदर देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग जो है देख सकते हैं कि ये जो शेप है ना, ये एज इट इज आपको ऑप्शन डी के अंदर दी हुई है। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। काफी सिंपल सा क्वेश्चन है वैसे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पे क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन सी पुस्तक जो है वो नेल्सन मंडेला के द्वारा लिखी गई है। ठीक है दोस्तों, नेल्सन मंडेला कौन थे? तो ये जो है आपके दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति थे। ठीक है, और ऑप्शंस दिए गए हैं लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, इकोनॉमिक नाइटमेयर ऑफ अफ्रीका, ऑप्शन सी ड्रीम्स फ्रॉम माई मदर, या ऑप्शन डी 27 ईयर्स ऑफ जेल। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ये जो पुस्तक है ना, ये आपके दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला द्वारा लिखित एक आत्मकथा है। ठीक है, और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो ध्यान में रखेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पे क्वेश्चन है कि इनमें से किसके अतिरिक्त जो है सभी परमाणुओं के केंद्रक में न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। ठीक है, यानी कि इनमें से ऐसा कौन सा है ऑप्शंस में से जिसके केंद्रक में यानी कि नाभिक में जो है आपके न्यूट्रॉन नहीं होता। तो ऑप्शंस दिए गए हैं ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन या फिर कार्बन। तो दोस्तों यहाँ पे जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हाइड्रोजन। देखिए हाइड्रोजन जो कि आपके आवर्त सारणी यानी कि पीरियोडिक टेबल का जो है पहला तत्व होता है और इसको जो है H के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, जिसका परमाणु क्रमांक 1 और परमाणु भार भी जो है 1 ही होता है। इसके अलावा दोस्तों इसके नाभिक में जो है केवल एक प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन नहीं होता। ठीक है, और एक चीज ये भी याद रखेंगे कि हाइड्रोजन जो है ये मतलब कि कभी भी अकेले नहीं पाया जाता, यानी कि ये एक जो है द्विअणु है जिसको हमेशा जो है H2 के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पे क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है? तो क्वेश्चन है कि नर्मदा नदी पर जो है निम्नलिखित में से किस बांध का निर्माण किया गया है। तो इनमें से कौन सा बांध जो है वो नर्मदा नदी पर बना हुआ है ये बताना है। और दोस्तों इनमें से जो है एक आध क्वेश्चन आपको जो है कभी कभार देखने को मिल जाता है तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो ऑप्शंस हैं भाखड़ा नांगल, हीराकुंडा, सरदार सरोवर या फिर जो है नागार्जुन सागर। तो यहाँ पे दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देखिए नर्मदा नदी पर जो है सरदार सरोवर बांध का निर्माण किया गया है जो कि आपके गुजरात के अंदर पड़ता है। ठीक है, कहाँ पर पड़ता है? ये गुजरात में। इसके अलावा दोस्तों बाकी ऑप्शंस को लेकर बात करें तो इसमें जो है भाखड़ा नांगल भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये जो है आपके सतलज नदी के ऊपर बना हुआ है और ये जो है आपके हिमाचल प्रदेश के अंदर पड़ता है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखें तो हीराकुंडा जो कि आपके ये महानदी के ऊपर बना हुआ है। कहाँ पर? महानदी। और ये जो है कौन से राज्य में है? तो ये जो है आपका हीराकुंडा पड़ता है उड़ीसा में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कि नर्मदा नदी पर जो है सरदार सरोवर बांध का निर्माण किया गया है। अब देखिए प्रश्न संख्या 13। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जो है वो हमारे ब्रह्मांड में सर्वाधिक बहुतायत में पाया जाता है। ठीक है, यानी कि ब्रह्मांड में जो है सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व इनमें से कौन सा है। ऑप्शंस दिए गए हैं नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम या फिर हाइड्रोजन। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हाइड्रोजन। देखिए ब्रह्मांड में जो है हाइड्रोजन तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है और ये जो है ब्रह्मांड में 73% है। कितना है? 73%। लेकिन दोस्तों वायुमंडल में जो हाइड्रोजन है ना वो ना के बराबर है क्योंकि उसकी वैल्यू जो है वो 0.00005% है। इसके अलावा हमारे वायुमंडल में जो है दोस्तों नाइट्रोजन जो है वो 78% यानी कि सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 14। और यहाँ पर देखिए आपको जो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का एक क्वेश्चन बताना है और आपको दिया गया है कि द ब्रांच ऑफ फिजिक्स कंसर्न्ड विद द प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड। ठीक है, उसको क्या कहा जाता है? तो ऑप्शंस दिए गए हैं ऑप्टिक्स, फोटोनिक्स, मैकेनिक्स या फिर जो है एकॉस्टिक्स। तो दोस्तों यहाँ पे जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कि द ब्रांच ऑफ फिजिक्स
कंसर्न्ड विद द प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड इज कॉल्ड एकॉस्टिक। ठीक है, इसको हिंदी में जो है बोला जाता है ध्वनि विज्ञान। ठीक है, और मैं अगर आपका सेंटेंस का जो है हिंदी रूपांतरण करूं तो ये हो जाएगा कि विज्ञान की वो शाखा जिसके अंदर जो है ध्वनि के गुणों के बारे में पढ़ा जाता हो उसको क्या बोलते हैं, तो उसको जो है बोलते हैं एकॉस्टिक्स यानी कि ध्वनि विज्ञान। बाकी देखिए मैकेनिक्स का आपको मतलब पता ही है, मैकेनिक्स मतलब क्या होता है, यांत्रिकी। ठीक है, और इसके अलावा ऑप्टिक्स, तो ऑप्टिक्स क्या होता है, ऑप्टिक्स यानी कि प्रकाशिकी। ठीक है, चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पे क्वेश्चन है कि फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड। तो फिलर्स का क्वेश्चन है, तो देखिए सेंटेंस क्या है कि सेकंड हैंड फर्नीचर डैश हियर एट रिस्पॉन्सिबल प्राइजेस। ठीक है, ऑप्शंस दिए गए हैं वर सेलिंग, आर सोल्ड, इज सोल्ड या फिर हैज सोल्ड। तो दोस्तों यहाँ पर जो है आपको काफी कॉमन सा क्वेश्चन दिया हुआ है, ऑप्शन सी जो है इसके लिए सही हो जाएगा, इज सोल्ड। क्योंकि देखिए फर्नीचर जो है ये आपके जो है एक सिंगुलर नाउन है। ठीक है, और इसके साथ में जो वर्ब आएगी वो भी आपके सिंगुलर होगी, तो यहाँ पे जो है इज सोल्ड का प्रयोग सही रहेगा। तो ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। और देखिए अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16, और यहाँ पे क्वेश्चन है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्क टू फिल इन द ब्लैंक। ठीक है, इस बार सेंटेंस क्या है कि हिज वॉइस वाज डैश बाय द साउंड ऑफ द हेलीकॉप्टर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन है ड्राइवन, ड्रोन, ड्रोन्ड या फिर ड्रोन्ड। ठीक है, तो देखिए दोस्तों इसमें जो है आपके मतलब सेंटेंस जो है ना ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस है। ठीक है, सेंटेंस को अगर आप लोग देखेंगे तो ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस हो जाता है। ठीक है, और अगर हम लोग देखें फिल इन द ब्लैंक तो इसमें जो है आपके ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ड्रोन। ठीक है, क्योंकि इसका मतलब एक तरीके से दबना हो जाता है। ठीक है ना, और दोस्तों हम जो है यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज करेंगे, इसलिए जो है यहाँ पर ड्रोन्ड आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा कि हिज वॉइस वाज ड्रोन्ड बाय द साउंड ऑफ द हेलीकॉप्टर। ठीक है, और हिंदी रूपांतरण अगर हम इसका करें तो इसका ये हो जाएगा कि मतलब हेलीकॉप्टर की आवाज की वजह से जो है उसकी आवाज दब गई। ठीक है, चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ पर जो है आपको ईडियम दिया हुआ है और इसके लिए अप्रोप्रिएट मीनिंग कौन सा होगा ये आपको सिलेक्ट करना है। तो ईडियम देखिए काफी इंपॉर्टेंट ईडियम हो जाता है कि कम रेन और शाइन। ठीक है, तो देखिए कम रेन और शाइन का मतलब क्या होता है, तो कम रेन एंड शाइन जिसका मतलब हो जाता है कि चाहे जो भी हो। ठीक है ना, तो चाहे जो भी हो, तो इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ऑप्शन डी जिसमें कि दिया हुआ है व्हाट एवर हैपन, यानी कि फिर चाहे कुछ भी हो परिणाम की चिंता नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि आपके कम रेन और शाइन यानी कि चाहे जो भी हो उसके लिए जो है सही आपका अप्रोप्रिएट या फिर जो है सूटेबल मीनिंग हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, और यहाँ पे देखिए रीजनिंग का ही क्वेश्चन है कि उस विकल्प का चयन करें जिसकी संख्याओं के मध्य वही संबंध हो जो कि नीचे दिए गए समुच्चय की संख्याओं के बीच में है। यानी कि 21, 13 और 17 के बीच में जिस प्रकार का रिलेशन है उसी प्रकार का रिलेशन इन ऑप्शंस में से किसमें है। तो काफी अच्छा सवाल दिया हुआ है, क्लासिफिकेशंस में से जो है इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो दोस्तों अगर हम लोग देखें कि 21, 13 और 17 में जो है आपस में क्या रिलेशन है, तो इनमें जो है हम क्या देख सकते हैं, तो देखिए दोस्तों इसमें क्या कर सकते हैं हम, तो यहाँ पे जो है ना एक चीज जान दीजिएगा कि इसमें अगर जो है हम लोग यहाँ पर देखिए 21 और 17 को ऐड कर लें। ठीक है, और उसके साथ जो है अगर हम माइनस कर दें 25। ठीक है ना, ये -25 हम कर लें तो देखिए हमें यहाँ पर जो बीच वाला नंबर है ना 13 ये मिल जाता है। ठीक है, हमने क्या किया कि फर्स्ट और लास्ट वाले नंबर को ऐड किया और उसमें से कितना घटा लिया, उसमें से घटा लिया हमने 25। ठीक है, तो फिर जो है हमें मिडिल वाला नंबर मिल गया 13। तो इसी प्रकार से अगर आप लोग देखें ऑप्शन नंबर बी को, ठीक है ना, तो ऑप्शन बी में भी जो है ये सेम प्रॉपर्टी लग रही है। देखिए क्या हो जाएगा कि हमें जो है यहाँ पर 32 और 39 को ऐड कर लेना है और उसके बाद में जो है 25 को घटा लेना है। तो 32 + 39 और माइनस कर लेंगे 25। तो देखिए हमें यहाँ पर क्या मिल जाएगा 46, जो कि आपके बीच वाला नंबर हो जाएगा। ठीक है, काफी अच्छा सवाल था, ध्यान में रख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों इस टाइप के जो क्वेश्चंस है ना ये अलग अलग मेथड के ऊपर बन जाते हैं। तो दोस्तों अगर आप लोगों को कोई और मेथड याद आ रहा हो तो आप लोग जो है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से बताइएगा। तो अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या है कि एक ही पासे की दो भिन्न भिन्न स्थितियों को यहाँ पर दर्शाया गया है। ठीक है, यदि संख्या 6 जो है ये नीचे यानी कि निचले फलक पर है तो शीर्ष वाले फलक पर जो है कौन सी संख्या यहाँ पर होगी। ठीक है, तो ये मान लीजिए कि ये फर्स्ट वाला पासा है और ये जो है आपके सेकंड वाला पासा है। ठीक है,
तो यहाँ पर देखिए कौन कौन से नंबर्स दिए हुए हैं फर्स्ट वाले पासे पर। तो यहाँ पर आपको दे दिए गए हैं 1, 4 और 6। ठीक है, देखिए इसमें जो है आपको पहले वाले पासे में 1, 4 और 6 नंबर देखने को मिल रहे हैं। दूसरे वाले पासे में भी आप देखिए कौन कौन से नंबर देखने को मिल रहे हैं। तो इसमें जो है हमने सबसे पहले इस फलक को लिखा था ना, तो इसमें भी जो है हम दूसरे वाले पासे में भी सेम फलक को लिखेंगे, तो इसमें भी आपके आ जाएगा 1। उसके बाद हमने यहाँ पर 4 लिखा था, तो अब हम जो है दूसरी फलक को लिखेंगे 2। ठीक है, इसकी वाली को। फिर देखिए 6 ना तीसरी फलक पर, तो इसमें जो है हम लिख देंगे यहाँ पर 3। तो अब देखिए आप लोग यहाँ पर कि 6 के विपरीत अक्षर कौन सा आ गया, तो 6 के विपरीत अक्षर जो है 3 आ गया। ठीक है, और ये आपको कहाँ पर दिया हुआ है, ये आपको दिया हुआ है ऑप्शन बी में, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बाकी दोस्तों अगर मैं आपको डाइस अलग से कराऊंगा रीजनिंग में, तब आपको ये जो है प्रॉपरली समझ में आ जाएगा। वैसे रीजनिंग जो है हमारी चैप्टर वाइज चल रही है, तो आप लोग जो है उन वीडियोस को भी एक्सेस कर सकते हो। प्लेलिस्ट जो है आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20, जो कि आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक पाइप में बहने वाले द्रव के प्रवाह की गति और द्रव को मापने के लिए उपयोग में लिया जाने वाला उपकरण इनमें से कौन सा है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, ध्यान रखिएगा। और अगर आप लोगों ने 12th साइंस से की है तो आप लोगों को इसका आंसर भी पता होगा। ऑप्शंस दिए गए हैं मैक मीटर, वेंचुरी मीटर, ओडोमीटर या फिर क्रायोमीटर। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, वेंचुरी मीटर। देखिए वेंचुरी मीटर जो है ना, ये एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से किसी भी पाइप में बहते हुए द्रव की मात्रा की दर या फिर जो है किसी बिंदु पर ज्ञात की जाती है। ठीक है, यानी कि वेंचुरी मीटर की सहायता से जो है क्षैतिज, ऊर्ध्वाधर और नल पाइपों में जो विसर्जन होता है जल, उसको मापा जा सकता है। ठीक है, चलिए अब देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है क्वेश्चन फॉर यू सीरीज में, जैसा कि हमारे हर वीडियो में होता है। तो आपके लिए क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में सांबर झील स्थित है। ठीक है, तो सांबर झील इनमें से कौन से राज्य में है ये आपको बताना है। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं गुजरात, पंजाब, मिजोरम या फिर राजस्थान। जो भी इसका राइट आंसर होगा वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। वीडियो आपको कैसा लगा ये भी जरूर से बताइएगा। इसके अलावा इन क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, तो टेलीग्राम ग्रुप को जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। इसके अलावा वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं हमारे एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।